आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। 5 अप्रैल 2021 है आज, दिन सोमवार। पूरे दिन का लेखा जोखा लेकर हाजिर हूं मैं, नितिन ठाकुर। इस इवनिंग न्यूज पॉडकास्ट का नाम है दिन भर। अगले आधे घंटे में किन खबरों पर विस्तार से बात करेंगे बताता हूं। महाराष्ट्र से एक अहम अपडेट आया है। गृह मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। क्यों हुआ ऐसा और अब कौन है रेस में, पूछेंगे अपने मुंबई रिपोर्टर से। फिर बात होगी नक्सलियों के हमले की, जहां सरकार ने कहा है कि शहादत बेकार नहीं जाएगी। तो अब ऑपरेशन प्रहार चलेगा, क्या है ये जानेंगे। इसके बाद कोरोना की बदहाली का जिक्र भी होगा, क्योंकि नए मरीजों के मामले में रिकॉर्ड टूट गया है। और लास्ट में राफेल डील पर फिर शोर हो रहा है। क्यों हो रहा है बताएंगे, लेकिन सबसे पहले प्रतीक वाघमारे से हेडलाइंस सुनते हैं। 100 करोड़ की वसूली के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने जैसे ही सीबीआई जांच का फैसला सुनाया, उसके बाद गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार अनिल देशमुख मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अनिल देशमुख के गृह मंत्री के पद से इस्तीफे के बाद अब दिलीप पाटिल महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री हो सकते हैं। भारत फ्रांस के बीच हुए राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर एक बार फिर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। फ्रांस की एक मीडिया रिपोर्ट ने दावा किया कि 2016 में जब भारत और फ्रांस में राफेल लड़ाकू विमान को लेकर डील हुई थी, तब फ्रांस की दसॉ एविएशन ने भारत में एक बिचौलिए को 1.1 मिलियन यूरो दिए थे। देश में पहली बार 24 घंटों के अंदर 1 लाख से ज्यादा कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं। ऐसे में पीएम मोदी 8 अप्रैल को कोविड-19 की स्थिति पर सभी राज्यों के सीएम और उच्च अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार 24 घंटे वैक्सीन लगवाने की सेवा उपलब्ध करवाएगी। कल से ही वैक्सीनेशन सेंटर में से रोजाना 1/3 केंद्र रात के 9 बजे से सुबह 9 बजे तक खुले रहेंगे। फार्मा कंपनी जाइडस कैडिला ने अब डीजीसीआई से कोरोना के खिलाफ अपनी दवाई को मंजूरी देने की अपील की है। जाइडस कैडिला का दावा है कि हेपेटाइटिस की इस दवाई के ट्रायल में शानदार नतीजा देखने को मिला है। क्लाइमेट चेंज को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से आयोजित शिखर सम्मेलन से पहले उनके विशेष दूत जॉन कैरी 1 से 9 अप्रैल तक अबू धाबी, नई दिल्ली और ढाका की यात्रा पर है। इस सिलसिले में जॉन कैरी आज भारत पहुंच रहे हैं। और सऊदी अरब ने मई में एशिया के लिए भेजे जाने वाले तेल के दाम बढ़ा दिए हैं, जबकि यूरोप के लिए ईंधन के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सऊदी अरब ने कल आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान कर दिया। फाइनली लंबे शोर शराबे के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको याद होगा ही, मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने पिछले दिनों एक चिट्ठी लिखकर देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगाया था। इसके बाद से ही अनिल देशमुख हर किसी के निशाने पर थे। आज जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी, तो अनिल देशमुख ने इस्तीफा देने की बात कही। लेकिन जब एनसीपी चीफ शरद पवार ने खुद अनिल देशमुख को क्लीन चिट दे दी थी और कहा था कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं, तो इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता। फिर आज इस्तीफा क्यों हो गया? सवाल है कि ये कहानी इस्तीफे तक पहुंची कैसे। हमने पूछा मुंबई से आज तक रेडियो रिपोर्टर कमलेश सुतार से। लगभग तय थी कि जिस तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट में ये डिसीजन आया है, शुरुआत में अनिल देशमुख के खिलाफ परमबीर सिंह ने जो खत लिखा था, जो लेटर बॉम्ब था, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने के लिए कहा। हाई कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले की तफ्तीश हो, इसका प्रिलिमिनरी रिपोर्ट 15 दिन में दिया जाएगा। इसका ये भी एक अर्थ निकल कर सामने आता है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी, तब अनिल देशमुख ने, चूंकि अगले 15 दिनों में इस पूरे मामले की तफ्तीश होनी है सीबीआई के जरिए, तो उन्होंने पद पर रहना उचित नहीं समझा। हालांकि पार्टी की तरफ से भी दबाव था और आखिरकार उन्होंने जो इस्तीफा दिया उसमें उन्होंने भले ही कहा हो कि नैतिक तौर पर इस्तीफा दिया है, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा था, उसके चलते उन्हें हाईकोर्ट के इस ऑर्डर के बाद में इस्तीफा देना लगभग तय था। बताया जा रहा है कि सूत्रों की अगर माने तो अनिल देशमुख खुद एक इंडिविजुअल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट की ऑर्डर के खिलाफ, एक इंडिविजुअल के तौर पर। और महाराष्ट्र सरकार भी शायद इस पूरे हाई कोर्ट के
फैसले की सरकार भी सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। बताया ये भी जा रहा है कि वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी उनकी तरफ से पैरवी पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट में करेगी। हालांकि आधिकारिक तौर से किसी पुष्टि नहीं की गई, लेकिन सूत्रों की माने तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अच्छा, ये तो सब समझ आ गया कमलेश, लेकिन अब अगला गृह मंत्री कौन होगा? क्या एनसीपी खेमे से या फिर किसी और से, ये बताइए। से गृह मंत्री तो एनसीपी के पास ही रहेगा। अब एनसीपी को तय करना है कि कौन होगा। हालांकि सबसे आगे जो नाम चल रहा है, जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है, और एनसीपी के सूत्र भी बताते हैं कि दिलीप वळसे पाटील महाराष्ट्र के एनसीपी के काफी कद्दावर नेता है, वरिष्ठ नेता है, शरद पवार के काफी करीबी है। उनको शायद गृह मंत्रालय का जिम्मा सौंपा जा सकता है। काफी पुराने नेता है एनसीपी के, शरद पवार के काफी करीबी भी, ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं, वित्त मंत्री रह चुके हैं, साथ ही साथ मेडिकल एजुकेशन जैसे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी भी उनके पास रही है। और सबसे अहम जिम्मा जो उनके पास था 2009 से 2014 के बीच में विधानसभा के अध्यक्ष पद का जिम्मा संभाल चुके एक पढ़ा लिखा चेहरा, एक साफ सुथरा चेहरा के तौर पर उनकी तरह से विवादों में घिरा है गृह मंत्रालय, गृह मंत्री पद। उसको जिस तरह की बदनामी का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे वक्त एक ऐसे ही नेता की जरूरत होगी जो इस गृह मंत्रालय को समझे और एक नई छवि, एक साफ सुथरी छवि सबसे आगे है। और शायद हो सकता है कि वो अगले गृह मंत्री महाराष्ट्र के हो। दो दिन पहले यानी 3 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा जिले की सीमा पर नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। नक्सलियों ने 700 जवानों को घेरकर हमला किया था। 22 जवान शहीद हो गए। फिर 4 अप्रैल को सर्च ऑपरेशन के दौरान 21 और जवानों के शव बरामद किए गए। अभी भी एक जवान गायब है जिसकी तलाश जारी है। इस मुठभेड़ में 31 जवान जख्मी भी हुए, उनका इलाज भी चल रहा है। आज गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर पहुंचे। उन्होंने क्या कहा, सुनवाता हूं। ये लड़ाई की गति किसी भी तरह से कम न हो, ये सुझाव अफसरों की ओर से ही आया, जो बताता है कि हमारे जवानों का मोरल अभी भी इंटैक्ट है और आगे बढ़े। और मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं। मैं शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और उनका सर्वोच्च बलिदान जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, इसके लिए मैं देश को विश्वास दिलाता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर्स के साथ नक्सल हमले को लेकर समीक्षा बैठक की। हमने बात की छत्तीसगढ़ से आज तक रेडियो रिपोर्टर जितेंद्र बहादुर सिंह से। अच्छा जितेंद्र, गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है कि शहादत जाया नहीं होगी। ये बताइए कि फिर क्या कार्रवाई होने जा रही है? देखिए, कल गृह मंत्री ने दिल्ली में एक बड़ी बैठक की थी और इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री के साथ साथ गृह सचिव और आईबी चीफ मौजूद थे। उस बैठक में जो सूत्रों के हवाले से आज तक को जानकारी मिली है, उसके मुताबिक ये फैसला लिया गया है कि आगे आने वाले दिनों में बड़े जो नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन को लॉन्च किया जाएगा। सूत्र बताते हैं कि नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन आने वाले दिनों में लॉन्च किया जाएगा वो ऑपरेशन प्रहार के नाम से होगा, क्योंकि नक्सली अब बहुत ज्यादा संख्या में बचे नहीं है। कुछ ऐसे इलाके हैं जो चाहे दंडकारंड का जंगल हो, इसके अलावा जो अबुझमाड़ का जंगल है, उन जंगलों में नक्सलियों के पाए जाने की जानकारी थी और इसी बात को लेकर के एक तरीके का इंटेलिजेंस इनपुट जब सुरक्षा बलों को मिला था तो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। और इस ऑपरेशन में हमारे 22 जवान शहीद हुए हैं, 1 जवान अभी भी मिसिंग है और साथ ही 31 जवान इसमें घायल हुए हैं। गृह मंत्री ने जैसा कि कहा कि जवानों की शहादत जाया नहीं होगी, यानी कि आने वाले दिनों में एक बड़ा ऑपरेशन होगा। जो सूत्र हमें आज तक को बता रहे हैं उसमें यह जानकारी मिल रही है कि अब आने वाले दिनों में टैक्टिकल तरीके से नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन किए जाएंगे, जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ साथ टेक्निकल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जाएगा। सूत्र ये भी बताते हैं कि एनटीआरओ जो कि रियल टाइम इंटेलिजेंस सुरक्षा एजेंसियों को देती है, उसको भी ये कहा गया है कि नक्सलियों के इलाके में रियल टाइम इंटेलिजेंस दिया जाए, जिससे कि जो खास नक्सली कमांडर हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि बीजापुर के इस इलाके में तारतेम में जहां पर ये पूरा ऑपरेशन हुआ था, वहां पर नक्सलियों का बड़ा कमांडर जो PLGA-1 जो उनकी यूनिट है, उसका कमांडर हिडमा मौजूद था और उस दौरान इस तरीके से सुरक्षा बलों के खिलाफ ऑपरेशन नक्सलियों के जरिए किया गया है। तो आने वाले दिनों में एक बड़ा ऑपरेशन देखने को मिलेगा नक्सलियों के खिलाफ और इस ऑपरेशन
का नाम होगा ऑपरेशन प्रहार, क्योंकि इससे पहले भी सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, चाहे वो राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की, मिल करके नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन किए जा रहे थे। और नक्सलियों के जो गढ़ हैं खास तरीके से जंगली इलाकों में, वहां तक सुरक्षा बलों की पैठ हो गई थी। अब नक्सली इसी बात को लेकर के काफी परेशान थे। उनको लग रहा था कि सुरक्षा बल उन इलाकों में भी सड़कें बना रहे हैं जहां पर इससे पहले लोगों की आवाजाही नहीं थी, सिर्फ वहां पर नक्सली ही रहा करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे इस वक्त चिढ़े हुए थे, और यही वजह है कि जब सुरक्षा बल इनके खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए गए तो उल्टा उन्होंने एक अलग तरीके का एम्बुश किया, जिसमें हमारे जवान शहीद हुए, काफी हताहत हुए। अब आने वाले दिनों का जो ऑपरेशन होगा वो काफी खतरनाक होगा, और इन नक्सलियों को अलग अलग जगहों पर ढेर किया जाएगा। अच्छा, आपने ऑपरेशन प्रहार का जिक्र किया है, तो थोड़ा सा विस्तार में बताइए कि ऑपरेशन क्या है, और जो नक्सली कमांडर्स की लिस्ट तैयार हुई है उसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा। देखिए, ऑपरेशन प्रहार जो सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से पहले से ही नक्सल इलाकों में चलाया जा रहा है, और इसके कई फेज चलाए जा चुके हैं, जिसमें प्रहार 1, प्रहार 2 और प्रहार 3। अब जिस तरीके से नए तरीके से टेक्निकल इंटेलिजेंस को लेकर के इस ऑपरेशन को लॉन्च किया जाएगा, जानकारी ये मिल रही है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके ज्वाइंटली इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देंगे। और जो नक्सली कमांडर है, खास तरीके से हिडमा जो है इस पूरे इलाके का PLGA-1 का पूरा हेड बताया जाता है। साथ ही इसके कई साथी हैं जो मिलिट्री विंग है नक्सलियों का, जो ऑपरेशन करने में काफी तेज है। इन लोगों के खिलाफ अब ऑपरेशन होगा, और इसके लिए ऑपरेशन प्रहार लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। इसमें खास तरीके से ही बताया जा रहा है कि रियल टाइम इनको इंटेलिजेंस सुरक्षा एजेंसियों को दिया जाएगा। इसके अलावा ह्यूमन इंटेलिजेंस भी होंगे, साथ ही NTRO की तरफ से भी मदद दी जाएगी, जिससे कि अगर नक्सली इस इलाके में किसी भी तरीके से मूवमेंट करते हैं तो उन पर नजर रखी जा सके। UAV का इस्तेमाल भी किया जाएगा, क्योंकि नक्सली जंगलों के उस इलाके में घुस जाते हैं जहां घने जंगल होते हैं, कठिन होता है। तो इस बीच अब इस तरीके से एक 11 सूत्री कार्यक्रम भी तैयार किया गया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के, कि नक्सलियों को किस तरीके से सफाया करना है। इसमें जो टॉप वांटेड नक्सली हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा, और इस ऑपरेशन प्रहार के जरिए इन तमाम नक्सलियों को उनकी मांद में घुस करके उनको ढेर किया जाएगा। आज तक रेडियो, आजतक.in/रेडियो, ये हमारा पता है। लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। 5 मार्च यानी अब से ठीक 1 महीने पहले देश में कोरोना के 18,000 केस दर्ज किए गए थे, और ठीक 1 महीने के बाद कल भारत में नए मरीजों की संख्या ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। कल एक दिन में 1,03,000 से भी ज्यादा कोरोना केस दर्ज किए गए। अब भी देश में करीब 7,40,000 एक्टिव कोरोना केसेस हैं। महाराष्ट्र, जहां हालात सबसे ज्यादा खराब हैं, वहां नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन और दिन में भी कुछ जगहों पर पाबंदियां लगाई गई हैं। दिल्ली में भी बढ़ते केस के बीच मुख्यमंत्री केजरीवाल ने PM मोदी को चिट्ठी लिखी है कि वो वैक्सीनेशन के लिए 45+ उम्र वाली शर्त को हटा ले तो वो 3 महीने में पूरी दिल्ली को वैक्सीन लगवा सकते हैं। बॉलीवुड में भी कोरोना का कहर जारी है। आज एक्टर विकी कौशल और भूमि पेडनेकर को इन्फेक्शन होने की खबर आई। भारत में कोरोना की दूसरी लहर बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस पर हमने और बात की हमारी डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के साथी दीपू राय से, और उनसे ये पूछा कि किस रफ्तार से लहर बढ़ती हुई नजर आती है। मैं आपको बताऊं कि सितंबर में जब नंबर आए थे तो मैक्सिमम 97,800 के आसपास ये नंबर्स थे जो मैक्सिमम थे, और बार बार कल परसों तक में ये बात हो रही थी कि क्या इसको तोड़ेगा, क्या इस बार का जो वेव है एक तरह से कहा जाए, और वो तोड़ दिया। और उसमें से आधा से ज़्यादा 57,000 इस 1 लाख से ऊपर का जो नंबर्स रिकॉर्ड हुआ है, उसमें से 57,000 के अराउंड वो केवल महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र नो डाउट एपीसेंटर बना है, लेकिन जो बाकी स्टेट हैं उसमें जो तेज़ी आ रही है, स्पेशली मैं आपको मेंशन करूं
यूपी आपके टॉप 5 स्टेट्स में आ गया है 24 घंटे के जो नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। यूपी के अलावा आप छत्तीसगढ़, जो कि शायद ही कोई जानता था कि वो स्टेट जो पूरा ग्रीन दिखता था एक समय में, आपको याद होगा कि वहाँ केसेस नहीं आ रहे हैं, 5250 केसेस। सेकेंड वॉज हीट या 24 आवर में जो सेंटर बना है वो छत्तीसगढ़ है महाराष्ट्र के बाद, उसके बाद कर्नाटक, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश और दिल्ली भी उसके साथ साथ 4000, जहाँ की 1200-800 केसेस रिकॉर्ड हो रहे थे लास्ट वीक तक। टोटल एक वीक में आप अंदाज़ा लगाइए कि इंडिया ने तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा केसेस ऐड किए हैं 1 वीक में। अच्छा, एक आदमी कितने लोगों तक इन्फेक्शन पहुंचा रहा है दीपू जी, उसे R0 वैल्यू कहते हैं और वही इन्फेक्शन की गति को नापने का तरीका रहा है। तो अभी ये जो है R0 वैल्यू, ये क्या है? R0 वैल्यू का अभी एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं हुआ, क्योंकि ये जो जितने भी केसेस अभी आ गए हैं आपको 6 मार्च के बाद से, तो तकरीबन अगर अब देखा जाए तो 1 महीने के बाद ही उसको अंदाज़ा लगाना ठीक होता है, क्योंकि आप ये सारा प्रोसेस में जो रिपोर्ट्स होती हैं वो 2 या 3 दिन डिलेड होती हैं। लेकिन अभी भी जो इनिशियल स्टडी जा रही हैं उसमें 1 से ऊपर तो कोई इनकार नहीं कर रहा कि 1.34 के आसपास ये पहुँच न गई हों, कम से कम लास्ट 24 आवर में जो जैसे नंबर्स रिकॉर्ड किए गए हैं उसके बाद से। अच्छा, ये तो दूसरी लहर है, कब तक पीक पर पहुंच सकती है ये बताइए, और राहत की उम्मीद कब तक की जा सकती है? देखिए, ये एकदम इसके बारे में कोई नहीं कह सकता, क्योंकि जो म्यूटेशन का प्रोसेस है, और ऐसा नहीं कि केवल एक म्यूटेशन है, इसमें 4 या 5 वेरिएंट्स की बात होने लगी है। जो नंबर आ रहे हैं, इन्फेक्शन का जो रेट है वो काफ़ी हाई है। हालांकि अभी ये डेथ रेट में एक तरह से कहा जाए फैटल नहीं हुआ है, क्योंकि ऑलमोस्ट 400-500 के अराउंड डेथ्स जा रही हैं, जो जबकि इंडिया में जब पीक पर था तो लगभग 1000 इंडिया ने पिक देखा है डेथ्स का पर डे 24 आवर में। तो हालांकि 14 डेज लगते हैं डेथ को कन्वर्ट करने में, क्योंकि एक आदमी आज इन्फेक्ट हुआ तो 14 दिन बाद ही ये मान के चला जाता है कि इधर वो बच जाएगा, रिकवर कर जाएगा, या उसकी डेथ होगी। लेकिन जिस तरह से नंबर अभी लगातार बढ़ने लगे, कम से कम लास्ट 1 वीक में वो एक डेंजरस मार्क पर चला जाएगा। और ये देखना हो कि अगले 1 हफ्ते के बाद हो सकता है कि आपकी फैटेलिटी में भी ज़्यादा आपको फैटल रेट जो है वो उसमें ज़्यादा उछाल देखने को मिल सकती है, और वो एक डेंजरस साइन होगा कि जो म्यूटेंट है वो डेंजरस है कि नहीं है पहले वाले के कंपैरिजन। टेस्टिंग की अभी क्या स्थिति है दीपू जी? जनवरी-फरवरी में टेस्टिंग कम हो गई थी, क्या टेस्टिंग बढ़ना भी एक फैक्टर हो सकता है क्या इन बढ़ते केसेस के पीछे? टेस्टिंग के जो डेटा हमारे सामने है, 7 लाख के अराउंड 7,65,000 के अराउंड टेस्टिंग हो रही थी एक दिन का। अगर मैं बताऊं, केवल 11 फरवरी का मैंने नंबर लिया और एक रैंडम नंबर लिया, और आज की डेट में अगर आप देखिए तो ये तकरीबन 11 लाख से ऊपर है, 11,66,000 है। तो टेस्टिंग बढ़ी है, और टेस्टिंग बढ़ाने का बेसिकली एवरेज जो आप देखिए उसमें ये तकरीबन 11 लाख 10 लाख के आसपास दिख रही है। लेकिन यही टेस्टिंग आपको दिसंबर में भी थी ये लेवल, लेकिन दिसंबर में इतने ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे थे। इट मीन्स कि केवल टेस्टिंग बढ़ने से ये नहीं हुआ है, क्योंकि जो टेस्ट और उसकी केसेस की रेशियो की बात होती है, जो एक बेस्ट पैरामीटर होता है कि आपने 100 लोगों का टेस्ट किया तो उसमें कितने लोग उसमें पॉजिटिव पाए गए, वो एक बेटर क्राइटेरिया होता है। लेकिन जो TPR क्यूमुलेटिव आप देखिए स्टेट्स का, इंडिया का TPR जैसे अभी भी 5.1 है, जो WHO का नॉर्म्स है कि 5% से नीचे रहना चाहिए, वो 5% के अराउंड है। लेकिन आप महाराष्ट्र का देखिए, कुछ स्टेट हैं जो एवरेज को लीड कर गए हैं, 14.66 है क्यूमुलेटिव में बता रहा हूँ TPR। और अगर 4 अप्रैल के आसपास का जो TPR देखें तो महाराष्ट्र का ही अकेले तो 28.97 है, 29% TPR। तो ये, और इंडिया का TPR तो वो करीब 11.6%। क्यूमुलेटिव देख रहे हैं तो 4 आ रहा है, लेकिन आज का देख रहे हैं तो उसमें 11.6%, ट्रिपल कह लीजिए। सेकेंड वो स्टेट जो है TPR के कंपैरिजन में वो छत्तीसगढ़ जैसे TPR के मामले में भी, क्योंकि 19% से ज़्यादा है। तो ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये आप एक तरह से फ्लो अभी बढ़ेगा, क्योंकि पैटर्न जो शो कर रहा है, क्योंकि इतना जल्दी झटके से वो नीचे नहीं जाता है। अब ये देखना कि क्या वैक्सीनेशन का कोई असर होता है या नहीं होता है। हालांकि बहुत इनिशियल है अभी वैक्सीनेशन का लेवल, सर्टेन एज में और सर्टेन ग्रुप को अभी वैक्सीनेट किया। हालांकि इंडिया ने बहुत बढ़िया वैक्सीनेशन किया है, जो नंबर्स के कंपैरिजन में देखें तो करीब 5% अपने पॉपुलेशन का वैक्सीनेट कर चुकी है। लेकिन अभी जो केसेस हैं वो तो थ्रेटनिंग है। और अब रुख करते हैं राफेल डील पर फिर से उठते सियासी शोर का। राफेल का जिन फिर से बोतल से बाहर आ गया है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्रांस की एक मीडिया पब्लिकेशन ने दावा किया है कि राफेल बनाने वाली फ्रेंच कंपनी दसॉ ने भारत में एक बिचौलिए को 1 मिलियन यूरो
यानी कि 8.5 करोड़ रुपए बनते हैं, वो बतौर गिफ्ट दिए थे। इस खबर के आने के बाद राफेल डील पर फिर से विवाद खड़े हो गए। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पीएम मोदी तो कहते थे कि ये डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, मतलब सरकार से सरकार के बीच है, फिर बिचौलिए कहां से आ गए? तो आखिर क्यों सरकार से लेकर सीएजी तक, पीएम से लेकर रक्षा मंत्री तक कोई भी राफेल जहाज की कीमत नहीं बताता? जाहिर है रक्षा सौदे में अगर इस तरह के आरोप लगेंगे तो सवाल तो उठेंगे ही, लेकिन सवाल यह भी है कि ये पब्लिकेशन एजेंसी कौन सी है और रिपोर्ट में क्या कहा गया है। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमने बात की आज तक रेडियो रिपोर्टर अंकित कुमार से। जी देखिए, एक मीडिया पार्ट के नाम से एक ऑनलाइन पब्लिकेशन है जो एक फ्रांस की बहुत ही रेप्यूटेड इन्वेस्टिगेटिव पोर्टल माना जाता है वहाँ के लिए। और पहले भी इस खास पब्लिकेशन ने राफेल पे ही एक 2018 में एक स्टोरी फाइल की थी, एक सीरीज ऑफ स्टोरीज फाइल की थी, जिसके बाद बहुत ही बवाल मचा था। जो सबसे खास बात है इन्वेस्टिगेशन की, एक तो सबसे पहले ये बता दें कि ये इन्वेस्टिगेशन एक 3 पार्ट सीरीज है, जिसका पहला पार्ट कल यानी रविवार की शाम को, देर शाम को मीडिया पार्ट में रिलीज किया। जो सबसे खास बात है उसमें यह है कि जिस साल भारत और फ्रांस की सरकार के बीच राफेल सौदे की पे हस्ताक्षर हुए, इस इन्वेस्टिगेशन में वहां के एंटी करप्शन यूनिट के ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से ये बताया गया है कि दसाओ, जो कि राफेल बनाने वाली कंपनी है, उसने उसी साल एक भारत की छोटी सी डिफेंस कंपनी है डेप्सिस सॉल्यूशंस के नाम से, उसे 1 मिलियन यूरोज यानी आज के डेट में कहें तो करीब 8.8 करोड़ रुपीस का एक पेमेंट दिया था। जब ऑडिटर्स ने उनसे पूछा कि ये पेमेंट किस लिए है, तो अकाउंट्स में वो लिखा हुआ था गिफ्ट टू क्लाइंट, यानी आपने तोहफे के तौर पे करीब 8.5 या 9 करोड़ रुपए के आसपास आपने दे दिए। जब उनसे डिटेल मांगा गया दसाओ से कि भाई आपने ये कौन सा गिफ्ट हुआ जो आपने करीब करीब 9 करोड़ रुपए या 8.5 करोड़ रुपए दे दिए, तो उनके पास कोई सीधा सीधा जवाब नहीं था। उन्होंने ये कहा कि हमने डमी मॉडल्स बनाए थे राफेल जेट्स के, और उन डमी मॉडल्स 50 डमी मॉडल्स के लिए हमने 1 मिलियन यूरोस खर्च कर दिए, जो कि किसी भी हिसाब से सही नहीं लगता है। तो ये पहली सीरीज थी जो उन्होंने अभी मीडिया पार्ट, जो फ्रांस की पब्लिकेशन है, उन्होंने कल पब्लिश किया है। जो हमारी बात हुई है वहाँ के पत्रकारों से, उनके हिसाब से अभी 2 सीरीज और बाकी हैं। दूसरा सीरीज मंगलवार को और तीसरा सीरीज गुरुवार को आने की संभावना है। अच्छा अंकित, सरकार की तरफ से क्या कोई सफाई आई है और आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में कितना बड़ा सियासी मुद्दा बन सकता है? जी, सरकार की तरफ से एक काउंटर अटैक किया गया है। जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं मिस्टर रविशंकर प्रसाद जी, उनकी तरफ से रविशंकर प्रसाद ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उल्टा कांग्रेस सरकार पर ये आरोप लगाया कि कांग्रेस पहले भी इस तरह के आरोप लगा चुकी है। रविशंकर प्रसाद का ये कहना है कि देश की सुरक्षा के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। उनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी पहले भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है, कांग्रेस पार्टी सीएजी के सामने भी एक तरह से अपील कर चुकी है। तो सरकार का रुख यह है कि कांग्रेस पार्टी पहले ही उसके पास जितने साधन थे उसका इस्तेमाल कर चुकी है। एक और जो तर्क दिया गया है बीजेपी की तरफ से, वो ये है, या सरकार की तरफ से कहें, वो ये है कि फ्रांस में अंदरूनी कंपटीशन है प्राइवेट डिफेंस कंपनीज के बीच में। तो हो सकता है कि राफेल की किसी प्रतिद्वंदी ने इस तरह की स्टोरीज प्लांट करवा दी हो, इस तरह भी इशारा करने की कोशिश की गई है। एक और बात जो कही गई है, जो भारतीय एजेंट का नाम है बार बार जो लिया जा रहा है, उस एजेंट से भी एक तरह से, उस एजेंट के माध्यम से भी रविशंकर प्रसाद ने एक इशारों में कांग्रेस के ऊपर हमला किया है कि वो एजेंट कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के करीबी माने जाते हैं। तो सरकार काउंटर अटैक के मोड में है। भारत की राजनीति पे देखिए अभी इसका क्या असर होगा ये कहना तो बहुत दूर की बात होगी, क्योंकि अभी कोई राष्ट्रीय चुनाव नहीं है। पिछले चुनाव में हमने देखा था कि राफेल को कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। अभी उस तरह का कोई माहौल नहीं है, ना ही कोई संसद का सत्र चल रहा है। हाँ, ये देखने वाली बात होगी कि क्या आने वाले अभी 2 सीरीज और पब्लिश होने हैं, तो क्या उनमें ऐसा कुछ है जिससे इस बात पे जोर पड़े, क्या इसमें और नई चीजें निकल के आएंगी। तो आज के दिन भर को समेटने का हो गया है वक्त। आपको कैसा लगा हमारा न्यूज पॉडकास्ट बताइएगा जरूर radio@aajtak.com पर। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी आप अपनी बात कह सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी पर हम हैं। आप चाहें तो वहां पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और हम उसे अपने शो में जरूर शामिल करेंगे। प्रतीक वाघमारे ने आज का शो प्रोड्यूस किया है और सचिन द्विवेदी ने साउंड मिक्सिंग का काम संभाला है। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। देश दुनिया की खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे कल सुबह आज का दिन पॉडकास्ट के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाजत और सुनते रहिए आज तक रेडियो।
टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट के आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। ऑनलाइन टेस्ट शनिवार 10 अप्रैल 2021। मौका है मीडिया जगत के दिग्गजों के साथ इंटर्नशिप करने का। विजिट करें www.indiatoday.in/ITMI/ या कॉल करें on 9560065465।